8. वो काली रात बालक विष्णुगुप्त के जीवन की सबसे भयानक रात थी। उसने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। पूरा दिन गुजर गया, अंधेरी रात की शुरुआत हो गई थी। विष्णुगुप्त अपने माता पिता की चिता के राख के बगल में ही रोते हुए बैठा रहा। दूसरे दिन की सुबह हुई। एक आदमी के पांव की आहट विष्णुगुप्त के नजदीक आती जा रही थी। उसने बालक विष्णुगुप्त के कंधे में हाथ रखा। बालक विष्णुगुप्त, मैं मगध साम्राज्य का मंत्री कात्यायन, मुझसे बिल्कुल भयभीत मत हो। मैं तुम्हारे पिता आचार्य जनक का मित्र हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन काल में तुमसे ज्यादा बौद्धिक शक्ति से मजबूत बालक नहीं देखा है। पिताश्री ने कई बार आपकी चर्चा की थी, अब वो नहीं रहे, तो बताइए मेरा इस सृष्टि में क्या ही उद्देश्य बचा है। बिना उद्देश्य के किसी भी जीवित मनुष्य का सृष्टि में रहना उसे सत्य के मार्ग से दूर करता है। अब मैं भी इस सृष्टि में नहीं रहना चाहता। ऐसी बातें वीर आचार्य रहे जनक के पुत्र के मुख से शोभा नहीं देती हैं। तुम्हें शायद स्मरण नहीं कि तुम किस विशेष आचार्य के पुत्र हो, और तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं कि तुम्हारे जन्म के समय ऋषि मुनियों ने क्या भविष्यवाणी की थी। कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाइयों को पार किए महापुरुष नहीं बन सकता। तुम्हें तो राष्ट्र निर्माता बनना है। कोई भी व्यक्ति समाज में विशेष अपने कर्मों से बनता है विष्णुगुप्त। समाज में विशेष बनने के लिए इंसान को कई यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। आज तुम्हारे सामने ऐसी ही एक यातना खड़ी हुई है, जिसके सामने तुम्हें सिंह की भांति खड़े होना चाहिए। आज के बाद से जब तक तुम श्रेष्ठ नहीं बन जाते, तब तक ये दुनिया तुम्हें प्रताड़ित करेगी, तुम्हें कई बार अयोग्य कहेगी, यथासंभव अपमानित भी करेगी, तुम्हारा उपहास भी उड़ाएगी। पर तुम्हें अपने पितृ ऋण से मुक्ति तब मिलेगी जब तुम राष्ट्र निर्माता के तौर पर खुद को स्थापित कर लोगे। इसलिए अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ो और दुनिया को खुद के आगे नतमस्तक करने की शुरुआत आज से ही इस चिता की राख को विभूति मानकर शुरू कर दो। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। मैं आपके बताए मार्ग पर तभी पथ प्रदर्शित कर पाऊंगा जब आप मुझे बता सकें कि आखिर मेरे पूज्य पिताश्री के साथ मगध महाराज ने क्या किया। ये एक लंबी कहानी है पुत्र, जो सही समय आने पर खुद महापद्मनंद का पुत्र धनानंद तुम्हें बताएगा। अभी मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे पूज्य पिताश्री ने मगध की खुशहाली के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। उनकी मृत्यु की वजह मगध महाराज का निरंकुश शासन काल ही है। तुम्हारे पिताश्री कहा करते थे, कोई भी व्यक्ति समाज में दुविधाओं के पहाड़ लांघे बिना बदलाव नहीं ला सकता है। मिट्टी के घड़े को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वो शीतल जल देने लायक बनता है। पुत्र, तुम्हारा जीवन भी अग्नि की शिला में खड़ा हुआ है, जिसमें तुम्हें तपना ही होगा। स्मरण रखना, बिना तपे कोई भी स्वर्ण इस सृष्टि में नहीं चमक सकता है। तुम्हारे कंधों पे तो पूरे राष्ट्र का भार आने वाला है। मेरे पिताश्री कहते थे कि मगध साम्राज्य असीम क्षमताओं का धनी है। ये पूरे संसार का केंद्र बिंदु बन सकता है। इस राष्ट्र को मुझे आगे बढ़ाना है, जिसके लिए मुझे अपने पिता के अंतिम क्षणों के संघर्ष के बारे में जानना है। कृपा करिए पिता तुल्य, मुझे पिताश्री के अंतिम क्षणों के संघर्ष के बारे में बताने का कष्ट करिए। इससे मुझे भविष्य के मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलेगी। सुनो विष्णुगुप्त, मगध महाराज ने तुम्हारे पिताश्री को बंदी बनाने का आदेश दे दिया था। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सैनिक उन्हें घसीट रहे थे। तुम्हारे पिताश्री के ऊपर मगध महाराज जोर जोर से हंस रहा था। भविष्य में महाराज बनने वाला धनानंद आगे आ गया और बोला, इस कुरूप ब्राह्मण को तुरंत प्रजा के सामने मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इस आज्ञा को सुनते ही सैनिक
आचार्य जनक को घसीटने लगे। आचार्य जनक जितने बुद्धिमान थे उतने ही बलवान भी थे। वो सैनिकों के सामने खड़े हो गए। कई सैनिक उन्हें घसीट नहीं पा रहे थे। सैनिकों के साथ उनका संघर्ष चल ही रहा था कि मगध महाराज का अभिमान अपनी तीव्रता पर पहुंच गया। उसने तुरंत कहा, अभी इसी वक्त इस ब्राह्मण का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तुम्हारे पिताश्री ने बहुत संघर्ष किया। उन्हें देखकर मगध की जनता भी रो रही थी, पर महाराज के डर के आगे कोई कुछ न कर सका। कई सैनिक आगे आए और आचार्य जनक के सर को धड़ से अलग कर दिया। तुम्हारे पिताश्री शूरवीर थे। उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए पूर्ण संघर्ष किया था। वो पहले शूरवीर थे जिसने मगध साम्राज्य के निरंकुश शासन को अकेले चुनौती दी थी। इस भूमि ने मेरे पिता का तिरस्कार देखा है, उनकी मृत्यु देखी है। मगध महाराज और उसके पुत्र धनानंद को मैं जनक पुत्र विष्णुगुप्त कभी क्षमा नहीं करूंगा। भविष्य में एक ऐसा काल भी आएगा जब मैं इस नंद वंश को इस धरती से उखाड़ फेंकूंगा। धनानंद, उस काल की प्रतीक्षा करना। विष्णुगुप्त ही तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। पुत्र, वैसे तो मैं मगध राज्य का मंत्री हूं, पर इस दौर में मैं खुद को विवश महसूस कर रहा हूं। मुझे खुद के ऊपर घृणा आ रही है। मैं चाहकर भी तुम्हारे पिता की रक्षा नहीं कर सका। हो सके तो मुझे क्षमा करना पुत्र, क्षमा करना। पर आज मैं इस सूर्य को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं जब तक जीवित हूं तुम्हारे साथ मगध का कोई सैनिक बुरा नहीं कर सकता है। मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर तुम्हें आश्वस्त करता हूं। नहीं नहीं, आप मेरे पिता तुल्य हैं। क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। पुत्र, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में बताया था, इसलिए मुझे तुम्हारी क्षमताओं के बारे में ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें अध्ययन करने में बेहद रुचि है। तुम शास्त्रों को पढ़ना चाहते हो। अब मेरी सलाह ध्यान से सुनो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो तुम जानते ही होगे। वहां मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम पुंडरीकाक्ष है। मैं उनके लिए एक पत्र लिख देता हूं। इस पत्र को लेकर तुम तक्षशिला के लिए प्रस्थान करो। वहां तुम्हारा चयन हो जाएगा। वैसे भी अभी मगध की सीमा के पास रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जी, पर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? पुत्र, तुम इस राष्ट्र के भविष्य हो। इसके लिए तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है। मैं तुम्हारे पिताश्री को बचा नहीं सका, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मगध में तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तक्षशिला जाते वक्त भी तुम किसी को अपना नाम विष्णुगुप्त नहीं बताओगे। तक्षशिला की यात्रा बहुत लंबी है। वहां पहुंचने में तुम्हें कई साल लग जाएंगे, लेकिन जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तुम कुटिल नीतियों के धनी हो, इसलिए आज से तुम सभी को अपना नाम कौटिल्य बताओगे। इस तरह बालक विष्णुगुप्त को अपना दूसरा नाम कौटिल्य मिल चुका था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। कुछ दिन विष्णुगुप्त, जो कि अब कौटिल्य बन चुका था, वो पास के ही गांव में रहा। कुछ दिनों बाद वो मंत्री कात्यायन के लिखे पत्र के साथ तक्षशिला के लिए प्रस्थान किया। जैसा कि सभी को मालूम है कि चाणक्य ने अपना अध्ययन तक्षशिला से पूरा किया था। तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, वो आज से 2000 साल पहले अध्ययन का अंतरराष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला का इतिहास ईसा से 600 वर्ष पहले शुरू होता है। हालांकि लोक मान्यता है कि भारत के पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला स्थापित हुई।
ऐसा मानने वाले वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हैं। बाद में इसकी ख्याति प्राचीन भारत के प्रमुख विद्यापीठ के रूप में हुई। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला प्राचीन भारत के 3 ज्ञान केंद्र थे। इन्हें आज के समय के हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी ख्याति प्राप्त थी। तक्षशिला पहले व्यावसायिक मंडी बना। यूनान, पर्शिया, अफगानिस्तान, चीन से लगातार आवागमन के कारण यहाँ के व्यवसायियों ने अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए विद्वानों को आश्रय देना शुरू किया। शिक्षा लेने के लिए भवन का निर्माण कराने लगे। आचार्यों के रहने खाने का प्रबंध भी करवाने लगे। फिर देश के विभिन्न भागों से विद्वान यहाँ आने लगे। धीरे धीरे तक्षशिला को विश्व भर में पढ़ाई का केंद्र मान लिया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी चाणक्य और उनकी शिक्षा का डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उल्लेख किया है।